नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइंस का आपका एपिसोड चल रहा है और इसमें हम लोग एस्टेट के लिए क्या कर रहे हैं, एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा डिटेल से करेंगे और साथ आप सुनते रहिएगा, है ना। जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वाला 1-2 बार हम जरूर रिपीट करेंगे। इसमें कोई कर्सर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक बार पहले आप सुन लीजिए, ठीक है ना, और सारा क्वेश्चन आंसर जो भी है उसके बाद दूसरा बार में आप क्या कर सकते हैं, इसको म्यूट कर दीजिएगा साउंड को, और साउंड को म्यूट करके 2x के स्पीड में खुद क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है ना, कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, है ना। स्पीड एकदम पूरा हाई कर दीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को खुद से आप टिक कीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, दूसरा बार सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपका सारा क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। इसमें कर्सर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कोई टिक ही नहीं लगा रहे हैं। आप दूसरी बार में 2x स्पीड करना है और खुद से क्या करना है, आपको टिक लगाना है या फिर खुद से आपको नोट करते रहना है कि क्वेश्चन 1 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, या फिर जो भी फैक्ट है, फैक्ट को हम 2-3 बार रिपीट करेंगे साथ में। ठीक है ना, और उसे सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है। इसमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है, ठीक है ना, बताइए। पहला ऑप्शन है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ठीक है ना। दूसरा है आपका बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ है और आपका एक बॉन्ड है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा आपका 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देख लीजिए सी नंबर, जो सी नंबर है ना वो तो बिल्कुल ही गलत है कि नहीं। जो डी है आपका OH, ये भी नहीं। तो कीटोन, कीटोन जहां पर आप कीटोन की बात करेंगे, कीटोन जो कीटोन क्या है, आपका क्रियाशील समूह है जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है ना, तो आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोन। अब क्रियाशील समूह है कीटोन, उसके बाद जहां दोनों तरफ है आपका RR रहेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। तो कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कीटोन का क्रियाशील समूह कौन है आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है CH होता है ना। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड, कार्बन आपका डबल बॉन्ड, कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद क्रियाशील RR रहेगा, आर बॉन्ड सी, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो आर बॉन्ड सी डबल OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रिया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आर बॉन्ड सी डबल OH होता है। एस्टर का होता है बॉन्ड सी डबल OR। एस्टर का क्रियाशील से फंक्शनल ग्रुप कौन है, एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आपका बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल OR हो जाएगा। ठीक है ना, एमाइड, एमाइड का हो जाएगा CONH2, बॉन्ड CONH2, इसका एमाइड का क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 ग्राम H2O2 में H2O2 की कितना अणु है, 68 ग्राम H2O2 में H2O2 का कितना अणु है। ठीक है, तो 68 ग्राम दिया गया है, पहले मोल संख्या निकालेंगे। मोल संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा में अनुभार। तो हाइड्रोजन का जो H2 और O2 का अनुभार कितना हो जाए, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 दूना, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा आपका 34। तो मोल संख्या, पहले यहाँ से मोल संख्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से मोल संख्या। मोल संख्या जब निकालेंगे ना, तो मोल संख्या निकालेंगे तो मोल संख्या बराबर होता है दिया गया भार। दिया गया भार कितना है आपका 68 ग्राम, 68 ग्राम आपका भार दिया गया। ऊपर में लिखेंगे भार, दिया गया भार, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे आपका अनुभार, H2O2 का अनुभार। H2O2 का अनुभार आपका 34 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना ग्राम हो जाएगा, 34 ग्राम। तो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में 68, 68 बट्टा में 34 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी मोल संख्या आपका 2 आ गया। मोल संख्या क्या आ जाएगा आपका, 2 आ गया।
मोल संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। तो H2O2 में कितना अणु होगा, H2O2 में कितना अणु होगा, तो ठीक है ना, एक मोल में आपका, एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना। तो आपका 2 H2O2 का जो अणु दिया गया है ना, तो H2O2 का अणु में 2 से गुना कर देंगे। H2O2 का जो अणु है ना, एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किससे गुना कर देंगे, 2 से, है ना, मोल संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 गुना अवोगाड्रो नंबर, 2 गुना अवोगाड्रो नंबर करेंगे तो 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको गुना करेंगे तो 12.044 10⁻23 हो जाएगा, है ना, 12.04 10⁻23। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बताइए, 12.044 इंटू 10⁻23, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो भी सॉल्यूशन है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल से दिया गया है इसमें, सॉल्यूशन का अलग है पीडीएफ और जो क्वेश्चन पेपर है इसका अलग है पीडीएफ, ठीक है ना। सारा वहाँ पर से डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले याद रखिए मोल संख्या। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मोल संख्या निकालने के लिए। मोल संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया भार, है ना, दिया गया भार बट्टा में अनुभार निकाल लेंगे। दिया गया भार द्रव्यमान है, दिया गया भार बट्टा में अनुभार क्या होता है, मोल संख्या। दिया गया भार बटा में अनुभार क्या बताता है, आपका मोल संख्या का बताता है। मोल संख्या निकाल के उसको क्या करेंगे हम लोग, अवोगाड्रो संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, निकल जाएगा अणुओं की संख्या, है ना। तो एक मोल में कितना अणु होता है, एक मोल में कितना अणु होता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। इस प्रकार से 2 मोल में कितना अणु हो जाएगा, 2 मोल में अणु हो जाएगा आपका 12.044 गुना 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक मोल में कितना अणु होता है, एक मोल में आपका, एक मोल में अणुओं की संख्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 12.044 इंटू 10⁻23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक का आंसर क्या, दो का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। दो का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से सर्वाधिक अणु किसमें है, सर्वाधिक अणु की बात कर रहा है, इनमें से सर्वाधिक अणु किसमें है ना, अणुओं की संख्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मोल संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल संख्या निकाल लेंगे और उसके बाद अणु से क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो H2O की बात करते हैं, तो H2O में कितना हो जाएगा, अनुभार इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो 2 हो जाएगा और 16, 16 दू 18, तो 34 दिया गया है। तो 34 बट्टा में 18 करेंगे तो कितना, 18 दूना 34, और 2 को एवोगाड्रो संख्या से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 2 को अवोगाड्रो संख्या से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 11 दूना 22, 6 दूना 12, है ना, ये 12 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा आपका, 12 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना। CO2 की बात करते हैं तो 16 दूना 32, 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका, नहीं, 16 दूना 32 और 32 और 32 और 12, 32 12 कितना हो जाएगा आपका, 44। तो 44, 44 बट्टा में क्या करें, 28 बट्टा में 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन सी की तरफ चलिए। ऑप्शन सी में क्या आपका, कार्बन का होता है 12, कार्बन का कितना हो गया आपका 12, हाइड्रोजन आपका 3 है, ऑक्सीजन 16, 12, 12 3 15 और ऑक्सीजन 16 कितना हो जाए 31, 1 32, ठीक है ना। तो आपका 46 बटा में 32 करेंगे तो आपका एक, है ना, तो ये 8 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना, 8 दशमलव कुछ आएगा। N2O2 5 की करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो नाइट्रोजन का होता है 14, 14 28, 14 28। आपका सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सबसे ज़्यादा आपका आएगा, किसका आएगा, ऑप्शन ए का ही आएगा,
ऑप्शन ए का सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा? ऑप्शन ए का आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है मोल संख्या निकाल लेना है और नहीं सॉरी, हम मोल संख्या निकालने, मोलों की संख्या निकाल लेना। मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? तो दिया गया द्रव्यमान बट्टा में अनुभार, है ना, गुना आवागाड्रो संख्या कर सकते हैं तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना बुद्धि लगाना पड़ेगा, उतना डिटेल से हमने चाहिए, ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। डिटेल से आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसमें देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, एकदम रैपिड फायर मोड में चल रहा है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से किधर के तरफ ले जाया जाता है? ध्रुवों के तरफ ले जाया जाता है, तो इसका भार में क्या परिवर्तन आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर अगर बात करते हैं जी बराबर जी एम बट्टा में आर स्क्वायर होता है। भूमध्य रेखा पर आपका जो जी का मान होता है 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है। लेकिन भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे ना, भूमध्य से रेखा से किधर की तरफ बढ़ेंगे? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। धरती से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो घटेगा, धरती से नीचाई बोले तो नीचे की तरफ जाएंगे तो भी क्या करेगा? घटेगा। और जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे ना, तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना, क्या हो जाएगा? इसका भार, गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा जो ही सॉरी गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा, जो ही मान बढ़ेगा गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा तो भार भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाता है। भार किस पर डिपेंड करता है? भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भार भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ता है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या करते हैं? ले जाते हैं। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होता है? इसका भार बढ़ता है। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होता है? आपका बढ़ता है। भार बराबर क्या होता है? mg होता है। द्रव्यमान गुना क्या होता है? आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से किधर की ओर जाने पर? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या करता है? बढ़ता है। इसी कारण किसी पिंड का भार, इसी कारण किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या करता है? बढ़ता है। इसी कारण किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या करता है? बढ़ता है। भार, भार बराबर क्या होता है आपका? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। इसी कारण किसी पिंड का भार, इसी कारण किसी पिंड का भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या करता है? आपका बढ़ता। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, जी बराबर क्या होता है? जी एम बट्टा में आर स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जी बराबर जी एम बट्टा में आर स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है? जी एम बट्टा में आर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? आपका घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आ जाएगा? आपका घटेगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्रायः न्यूनतम प्रतिरोध सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए और न्यूनतम प्रतिरोध आपका कितना आएगा? जितना भी प्रतिरोध दिया गया है उससे कम आएगा। जितना भी प्रतिरोध दिया गया है ना उससे कम आएगा। सबसे कम वाला प्रतिरोध कौन है? सबसे कम वाला प्रतिरोध है आपका
1 ओम। सबसे कम वाला प्रतिरोध है आपका 1 ओम, तो 1 ओम से भी कम आएगा आपका समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना, समांतर वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ऐसे एकदम धड़ाक से ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बनाना है तो बना लीजिए, सबको पैरेलल में जोड़िए, सबको पैरेलल में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको, जो सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ऊपर में 50 25 100 1 आ जाएगा, है ना। 176 बट्टा में क्या, 100 बट्टा में क्या आ जाएगा 176, 0.5 0.57 आएगा वो, जो कि क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, है ना। 6 नंबर प्रश्न पर आई धड़ाक से। यदि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है, यदि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई कितना है आपका 2 मीटर, यदि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई आपका 2 मीटर है ना, लंबाई कितना आपका 2 मीटर है, तो आपका 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई कितना हो जाएगा, इसको आप m1 m2 और, है ना, m1 m2 और इस प्रकार से भी बना सकते हैं, है ना, m1 m2 या फिर n1 लेमडा 1 n2 लेमडा 2 करके भी बना सकते हैं। तो लेमडा 2 निकालना है तो 125 गुना 2 क्या निकल जाएगा, 125 गुना 2, 125 गुना 2 बट्टा में 100, 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 हो जाएगा। जब देख लीजिए, जब 3 गो चीज दिया रहेगा ना तो चौथा चीज निकालने में टाइम नहीं लगेगा। n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2 करके निकाल सकते हैं। आपको लेमडा 2 तो पता है ये नहीं है ना, सॉरी n2 लेमडा 2 तो आपको पता नहीं है ना, तो लेमडा 2 निकाल लेंगे आराम से, है कि नहीं। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 2.5 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक वास्तविक गैस आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, जो आदर्श गैस, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति क्या करता है आपका व्यवहार करता है, यदि इसके ताप ताप पहला ऑप्शन है, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति क्या करता है, आदर्श गैस की भांति क्या करता है व्यवहार करती है, यदि इसके दाब एवं ताप दोनों ऊंच हो, पहला ऑप्शन क्या बोला, दाब एवं ताप क्या हो जाए दोनों ऊंच हो जाए, दाब एवं ताप क्या हो जाए दोनों ऊंच हो जाए, दाब एवं ताप दोनों क्या हो जाए निम्न हो जाए, ऑप्शन सी में आपका दाब एंड दाब उच्च और ताप क्या हो जाए निम्न हो जाए, दाब निम्न हो जाए, दाब निम्न और ताप क्या हो जाए उच्च हो जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही जगह, वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के भांति क्या करता है व्यवहार करता है, तो दाब निम्न और ताप क्या हो जाए उच्च हो जाए, दाब निम्न और ताप क्या हो जाएगा उच्च हो जाएगा। आदर्श गैस समीकरण बराबर आपका फॉर्मूला है पीबी बराबर एनआरटी होता है, पीबी बराबर क्या होता है आपका एनआरटी होता है। तो याद रखिए एक वास्तविक गैस और एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यदि इसके दाब निम्न है, दाब क्या हो आपका निम्न हो और ताप क्या हो इसका उच्च हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7 का डी सही हो जाएगा। उच्च ताप एवं निम्न दाब पर वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, उच्च ताप और निम्न दाब पर एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के भांति क्या करता है व्यवहार करता है। याद हो गया, वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करेगा, जब ताप उच्च हो, जब ताप क्या हो जो उच्च हो तथा दाब निम्न हो, तो आपका वास्तविक गैस आदर्श गैस के भांति क्या करता है आपका व्यवहार करता है। वह गैस जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है आदर्श गैस कहते हैं, वह गैस जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है आदर्श गैस कहलाता है। आदर्श गैस का जो समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी होता है, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है पीवी बराबर एनआरटी होता है। वह गैस जो आदर्श समीकरण का पालन नहीं करता है उसे वास्तविक गैस कहते हैं, वह गैस जो आदर्श समीकरण का पालन नहीं करता, वह गैस जो आदर्श समीकरण का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं वास्तविक गैस कहते हैं। वह गैस जो आदर्श समीकरण का पालन नहीं करता उसे वास्तविक गैस कहते हैं, वह गैस जो आदर्श समीकरण का पालन नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं वास्तविक गैस कह देते हैं, ठीक है ना।
जब वास्तविक गैस आपका आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा तो क्या हो जाना चाहिए, दाब निम्न हो जाना चाहिए और ताप क्या हो जाना चाहिए, आपका उच्च हो जाना चाहिए। वास्तविक गैस वैन डर वाल के नियम का पालन करता है। वास्तविक गैस किस नियम का पालन करता है बताइए? वास्तविक गैस वैन डर वाल नियम का क्या करता है, पालन करता है। P प्लस ए एन स्क्वायर बटा में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी वैन डर वाल समीकरण होता है। P प्लस ए एन स्क्वायर, P प्लस ए एन स्क्वायर बटा में वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी वैन डर वाल, ये क्या होता है, आपका समीकरण होता है। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होता, आदर्श गैस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, सभी गैस क्या है, आपका वास्तविक गैस है। जितना भी गैस है आपका, जो कि क्या है, आपका वास्तविक गैस है, लेकिन उच्च ताप, है ना, उच्च ताप एवं निम्न दाब पर जो वास्तविक गैस होता है ना, आदर्श गैस के भांति क्या करता है, व्यवहार करने लगता है कि नहीं। तो दुनिया में ऐसा कोई आदर्श गैस है ही नहीं, है कि नहीं। सारा जो भी गैस है, सारा क्या है, आपका वास्तविक गैस है। लेकिन वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह, आदर्श गैस के भांति व्यवहार किस कंडीशन में करेगा, उस कंडीशन में करेगा जब दाब क्या हो, जो दाब आपका निम्न हो जाए और ताप क्या हो जाए, आपका ताप आपका उच्च हो जाए, उस कंडीशन में क्या करेगा, काम करेगा। गैसों का आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैसों का आयतन एवं आकार क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। गैसों का अंतर आणविक बल नगण्य एवं अंतर आणविक गति क्या होता है, तीव्र होता है। गैसों का जो अंतर आणविक बल होता है ना, नगण्य होता है, नग्न होता है। गैसों का अंतर आणविक बल क्या होता है, नग्न होता है, एवं अंतर आणविक गति क्या होता है, आपका अंतर आणविक गति उच्च होता है। गैसों का अंतर आणविक बल क्या होता है, नग्न होता है, और अंतर आणविक गति क्या होता है, उच्च होता है। अंतर आणविक गति क्या होता है, इसका उच्च होता है। अंतर आणविक गति क्या होता है, इसका उच्च होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ठीक है ना। जूल, जूल की बात करते हैं तो जूल क्या होता है, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, आपका जूल होता है। नहीं, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, आपका केल्विन होता है, ठीक है ना। वाट, वाट किसका मात्रक होता है बताइए। वाट आपका किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, किलोग्राम आपका, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो जूल, जूल आपका व्युत्पन्न मात्रक है। वाट भी आपका क्या है, आपका व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन भी आपका कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है ना। कार्य का ऐसा, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, ऊर्जा का ऐसा यूनिट आपका जूल होता है, ठीक है ना। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक आपका किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, आपका किलोग्राम, जो कि 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी आपका मूल मात्रक है, जो सी किलोग्राम है, क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, ठीक है ना। और बाद बाकी आपका व्युत्पन्न मात्रक में आता है, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। दिए गए सभी मात्रकों में किलोग्राम मूलभूत या आधारभूत मात्रक है, जबकि अन्य व्युत्पन्न मात्रक है। जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। जूल ऊर्जा, जूल ऊर्जा वह है जो 1 केजी की वस्तु को 1 मीटर, 1 केजी की वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए आवश्यक होता है ना। ऊर्जा, जूल बोले तो 1 जूल कब कार्य होगा बताओ, 1 जूल कब होगा, जब 1 केजी की वस्तु को 1 मीटर क्या कर देंगे, विस्थापित होगा, तो कितना कार्य होगा आपका, 1 जूल का कार्य होगा। वाट किसका मात्रक है, वाट शक्ति का ऐसा मात्रक है। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड कार्य करने की दर होता है। 1 वाट क्या होता है बताइए, 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, 1 वाट। 1 जूल, है ना, 1 वाट क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, 1 वाट।
1 वाट किसको कहते हैं? 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। न्यूटन आपका बल का ऐसा मात्रक 1 न्यूटन बल बराबर होता है 1 केजी की वस्तु को 1 केजी की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना, ठीक है ना। 1 केजी की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना क्या होता है? आपका न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है ना। एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के चलिए देख लेते हैं। ताप प्रवणता का जो मात्रक होता है क्या होता है? केल्विन प्रति मीटर होता है ना। ताप प्रवणता का मात्रक क्या होता है? ताप प्रवणता का मात्रक केल्विन प्रति मीटर होता है। विद्युत विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? आपका वोल्ट प्रति मीटर होता है। ध्रुव सामर्थ्य का जो मात्रक होता है आपका, है ना, क्या होता है? न्यूटन प्रति टेस्ला होता है। ध्रुव सामर्थ्य का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति टेस्ला होता है। शक्ति गुणांक का मात्रक होता है, शक्ति गुणांक आपका मात्रक रहित है। शक्ति गुणांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है, शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति केल्विन होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रति केल्विन होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रति केल्विन होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रति केल्विन होता है। चुंबकन की तीव्रता आपका एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है। अर्ध आयु का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। विघटन स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 5.0 न्यूटन 5.0 न्यूटन प्रति 5.0 न्यूटन प्रति कूलम 5.0 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता की विद्युत क्षेत्र से 1 कूलम 5.0 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र से 1 कूलम धन आवेश पर आरोपित बल क्या होगा? 1 कूलम क्या हो जाएगा? 1 कूलम धन आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 5 न्यूटन है ना, आपको न्यूटन दे दिया गया है, एन का मान बल को दे दिया गया है। उसके बाद आपका सी का मान दे दिया गया, आवेश दे दिया गया है और पूछ रहा है धन आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो दे दिया गया आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे दिया जा चुका है ना। तो 5 इसका तो आंसर आपका कितना हो जाए? 5 न्यूटन तो होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है बल बट्टा में आवेश, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बल बट्टा में आवेश, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टा में आवेश। बल तो आपको दिया गया है कितना? नहीं, आरोपित बल ही क्या करना है आपको? निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया गया? 5 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका 5 न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है और आपको बल एफ बट्टा में 1 कूलम कितना हो जाएगा आपका? 5.0 न्यूटन, 5 क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। आवेश तो आपका 1 ही कूलम है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला लगाइएगा, I इजकल टू एफ बट्टा में क्यू। आई इजकल टू क्या हो जाएगा? एफ बट्टा में क्यू। आई का मान आपको 5.0 दिया गया है, एफ निकालना है, क्यू का मान आपका 1 पता है, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 1 कूलम, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा आपका? 5 न्यूटन हो जाएगा। फार्मूला याद होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? बल बट्टा में आवेश होता है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? बल बट्टा में आवेश। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर क्या करते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर
कार्य करने वाले बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r² होता है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। एक और फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बट्टा में आवेश, है ना, बल बट्टा में आवेश। विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I बराबर Q बट्टा में 4πε0 r² हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। न्यूटन प्रति कूलम, है ना, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा जो मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपका? एक सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपका? एक सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्यतः विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्यतः क्या कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्यतः विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं। सामान्यतः क्या कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक वक्र, विद्युत बल रेखाएं आपका काल्पनिक वक्र रेखा है। विद्युत बल रेखाएं होती है ना, काल्पनिक वक्र रेखा होती है। विद्युत बल रेखाएं आपका काल्पनिक वक्र रेखा होती है। विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत बल रेखा आपका जो विद्युत बल रेखा होता है काल्पनिक वक्र रेखा होता है, जिस पर इकाई धनावेश गमन करता है। जिस पर क्या गमन करता है? इकाई धनावेश क्या करता है? आपका गमन करता है। इकाई धनावेश गमन करता है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। एकदम बात सही है। पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? बताइए किस दिशा में विस्तृत होता है? पहला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, गलत बात। पश्चिम से पूर्व की ओर, ये भी गलत बात। उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भी गलत बात। जो पृथ्वी का होता है ना, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। किधर से किधर होता है? इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। किधर होता है इसका? ये नहीं कह दीजिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। इसकी दिशा होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका सही? डी सही हो जाएगा, है ना। चुंबकीय उत्तर और क्या आ जाएगा? चुंबकीय दक्षिण। भौगोलिक उत्तर, विषुवत भौगोलिक दक्षिण। तो आपका क्या होता है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र आपका दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। जो इसका, है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र आपका, पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? आपका चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में क्या होता है? दक्षिण से उत्तर दिशा में आपका विस्तृत होता है। किधर से किधर? दक्षिण से उत्तर दिशा में क्या होता है? विस्तृत होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आपका किधर से किधर होता है? आपका दक्षिण से उत्तर दिशा में होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एक चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण होता है ना, पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष होता है, पृथ्वी का कौन सा अक्ष? भौगोलिक अक्ष। जो बीचों बीच जाएगा ना तो उसको भौगोलिक अक्ष बोलते हैं, है ना। और आपका चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण के बीच में भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय उत्तर, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय उत्तर के बीच में कितना डिग्री होता है? आपका 17 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, जो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष बीचों बीच जाएगा, है ना, और जो चुंबकीय अक्ष होता है ना 17 डिग्री कोण बना के रहता है वो, है ना, हल्का अलग रहेगा। नॉर्थ पोल से आपका 17.5 डिग्री क्या होता है? आपका दूर रहता है ना। तो
पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का जो लगभग कितना है आपका, कितना डिग्री है अंतर होता है, कितना डिग्री होता है, 17 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में 1600 ईस्वी में भूवैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट का मत था कि पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में 1600 ईस्वी में भूवैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट का मत था कि पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है ना, उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण होता है। उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण होता है ना। ये गिलबर्ट ने बात कहा था, विलियम गिलबर्ट का 1600 ईस्वी में भूवैज्ञानिक था। वह तापमान जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय हुआ, जिसके नीचे पदार्थ लौहचुंबकीय होता है, उसको क्यूरी तापमान कहते हैं। तो ऐसा चुंबक, जो कोई भी चुंबक उसको इतना गर्म करे कि वो चुंबकत्व गुण को ही क्या कर दे, खो दे, तो वह तापमान जिस पर कोई चुंबकीय गुण को क्या कर देता है, खो देता है, वह तापमान को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। पृथ्वी की धुर पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। पृथ्वी के जो ध्रुव है ना, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, तथा विषुवत रेखा पर कितना होता है आपका, 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर कितना होता है आपका, 0 डिग्री होता है। ठीक है। अगला 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लोहे का टुकड़े का भार पृथ्वी के तेल के अपेक्षा पानी में क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। लोहे के टुकड़े का भार पृथ्वी के तेल के अपेक्षा पानी में क्या हो जाएगा, समान रहता है, कम रहता है, अधिक रहता है, और आपका अनिश्चित होता है और अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, कम रहता है। लोहे के टुकड़े का भार पृथ्वी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है आपका, कम होता है। पानी में क्या होता है आपका, कम होता है। पानी में आपका क्या होता है, कम होता है। लोहे के टुकड़े का भार पृथ्वी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है आपका, कम होता है। पेट्रोल का घनत्व, तेल का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है आपका, कम होता है, इसलिए, है कि नहीं। अब पारा में अगर बात करते, जो लोहे के टुकड़े का भार आपका, जो तेल, अगर पानी और पारा में बात कर देते तो पारा में क्या होता, पारा में और कम हो जाता। ठीक है ना, काहे कि अपेक्षित घनत्व उसका ज़्यादा है ना। घनत्व किसका होता है ज़्यादा, किसका, पारा का तो घनत्व ज़्यादा है। किससे भी ज़्यादा है आपका, ये लोहा से भी ज़्यादा है इसका। ठीक है ना। चलिए, तो 11 का आंसर कौन हो जाएगा, 11 का आंसर बी हो जाएगा। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगा आपका, कम होगा। पानी में क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है, कम होता है। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है, कम होता है। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है, कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मिट्टी का तेल का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है आपका, कम होता है। मिट्टी तेल का जो घनत्व होता है ना आपका, कितना होता है, 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व आपका कितना होता है, 0.81। मिट्टी के तेल का घनत्व 0.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व 0.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है।
है ना। और लोहा का घनत्व होता है आपका 7.87 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। और जल का कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। जल का कितना होता है, 1 होता है। जल का घनत्व आपका 1 होता है। पेट्रोल का घनत्व 0.70 होता है। पारा का घनत्व आपका 13.6 होता है। पारा का घनत्व कितना होता है, 13.6 होता है। एल्युमिनियम का घनत्व 2.7 होता है। लेड का घनत्व जो शीशा होता है ना, 11.3 होता है। लेड का घनत्व 11.3 होता है। लेड का घनत्व कितना होता है, 11.3 होता है। प्लेटिनम का घनत्व 21.4 होता है। प्लेटिनम का घनत्व कितना होता है, 21.4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व 0.00197 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व कितना होता है, 0.00197 होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, 00 कार्बन का घनत्व कितना होता है, 0.00197 होता है। किसी वस्तु का घनत्व दूसरे वस्तु की अपेक्षा कम होता है ना, वह उसमें क्या करेगा, उसमें तैरने लगेगा। उसमें क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा, कम हो जाता है। जल में आपका बर्फ, जल में बर्फ, वायु में बादल, पारा में लोहा घनत्व के कम होने के कारण क्या करता है, उसका तैरता है। उसका घनत्व कम होता है जिसका, जैसे लोहा को आप पारा में रखिएगा ना तो ऊपरी में तैरेगा। क्या करेगा, ऊपरी में तैरेगा। जैसे बर्फ को पानी में रखिएगा ना तो ऊपरी में तैरेगा, यानी उसका घनत्व कम है ना। जिसका घनत्व कम होगा तो अपना तैरेगा, उसको कम हल्का फील होगा। कैसा फील हो जाएगा, हल्का फील होगा तब ना तैरेगा। पानी में सोना, पारा में प्लेटिनम, पानी में पारा में सोना, पारा है ना। पारा जो होता है ना, Hg, पारा में सोना, पारा में बात करते हैं तो पारा में सोना। अब पारा में प्लेटिनम घनत्व के अधिक होने के कारण क्या करता है, आपका डूब जाता है। जो पारा में सोना और पारा में प्लेटिनम घनत्व के अधिक होने के कारण, प्लेटिनम का घनत्व पारा के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या करेगा, डूब जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका डूब जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, बताइए। फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है। पहला है वक्रता त्रिज्या, दूसरा है द्वारक, तीसरा है ध्रुव और तीसरा है ध्रुव और चौथा है आपका आवर्धन क्षमता। तो एक बात याद रखिए, जो फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है तभी तो उसका आधा होता है। और जो वक्रता त्रिज्या होता है ना आपका, फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, बताइए। वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, एकदम बात सही है। किस पर निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है ना। 12 का क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। फोकस दूरी आपका वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आपका आधा होता है। फोकस दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोकस दूरी खाली धनात्मक ही होगा या सिर्फ ऋणात्मक ही होगा। ठीक है ना, दोनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना आपका, धनात्मक होता है। ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है आपका, धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेकिन 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 कुछ नहीं। ठीक है ना। फोकस दूरी तो फोकस दूरी होता है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है।
अवतल दर्पण में धंसा भाग परावर्तक सतह कहलाता है और उत्तल दर्पण में उठल भाग परावर्तक सतह कहलाता है। दर्पण सूत्र बोलिए, 1/में F इजिकल टू 1/V और प्लस 1/U है ना। 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/V प्लस 1/U। लेकिन अगर लेंस अगर इसमें घुसेड़ दें, लेंस अगर घुसेड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/F इजकल टू 1/V माइनस 1/U हो जाएगा, है कि नहीं। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु की दूरी। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, M बराबर होता है V बट्टा में U, हाइट ऑफ इमेज बट्टा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। वस्तु सॉरी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी होता है, हाइट वाट में नहीं, ठीक है ना। तो आपका प्रतिबिंब दूरी बटा में क्या आ जाएगा, वस्तु दूरी हो जाता है। M बराबर माइनस V बटा में, अच्छा वही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर आइए। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, है कि नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है एक पिंड को ऊपर की ओर A त्वरण से फेंकने पर उसका प्रभावी त्वरण क्या हो जाए। ऊपर अगर फेंक रहे हैं, ऊपर अगर फेंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर फेंकने कंडीशन में आपका गुरुत्व त्वरण के तो विपरीत जाएगा, तो नेगेटिव तो हो जाएगा। तो A माइनस क्या हो जाएगा आपका G हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A माइनस G हो जाएगा। अगर नीचा फेंकते तब, नीचे की तरफ फेंकते तब क्या होता, A प्लस G होता, क्या होता आपका A प्लस G। लिफ्ट में यही सिस्टम काम करता है। अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा भार बढ़ा हुआ महसूस होता है कि घटा हुआ महसूस होता है। ऊपर जाते हैं तो हमारा भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, नीचे जाते हैं तो हमारा भार क्या होता है, घटा हुआ महसूस होता है, वही गुरुत्व त्वरण के कारण। एक पिंड के ऊपर की ओर अल्फा है ना, सॉरी A त्वरण से फेंकने पर उसका प्रभावी त्वरण क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो A माइनस क्या हो जाएगा आपका G हो जाएगा, A माइनस क्या हो जाएगा आपका G हो जाएगा, A माइनस क्या हो जाएगा आपका, A माइनस आपका G हो जाएगा, A माइनस G हो जाएगा। जब किसी पिंड को नीचे की ओर A त्वरण से फेंकने पर उसका जो प्रभावी त्वरण हो जाएगा A प्लस G हो जाएगा। नीचे की तरफ फेंकेंगे तो A प्लस G और ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो A माइनस G, एकदम ध्यान रखिए जी। यदि कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरता है तो उसका आभासी भार क्या होता है आपका, शून्य होता है। अगर कोई पिंड है स्वतंत्र रूप से है ना नीचे की ओर गिरता है तो उसका आभासी भार क्या होता है आपका, शून्य होता है। आभासी भार क्या हो जाता है, शून्य होता है। जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mg। भार का फॉर्मूला क्या होता है आपका, mg होता है, मास गुने द्रव्यमान होता है। भार बराबर क्या होता है आपका, mg होता है। हाँ बैठिए इधर। भार बराबर क्या होता है आपका, mg। भार बराबर क्या हो जाता है आपका, mg होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित करता है, जब लिफ्ट क्या करता है आपका, ऊपर की ओर त्वरित करता है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाता है आपका, अधिक हो जाता है। अगर स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रहा है ना तो उसका जो आभासी भार हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से एकदम द्राक्ष। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित करता है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब लिफ्ट किधर की ओर त्वरित करता है, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आभासी भार जो है ना अधिक हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित करता है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी त्वरण पर ही डिपेंड करता है किसी वस्तु का जो भार है कि नहीं। अगर त्वरित रूप से ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ा हुआ, त्वरित रूप से नीचे आएगा तो घटा हुआ। समान रूप से ऊपर जाए चाहे नीचे आवे, है ना, ऊपर नीचा होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक इसमें क्या होगा सिर्फ, और उसमें कोई उसके आभासी भार में कोई परिवर्तन ही नहीं रहेगा होगा, ठीक है ना। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करता है तो लिफ्ट में व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु के भार को कमानीदार तुला से क्या किया जाता है, मापा जाता है। वस्तु के भार को किससे मापा जाता है,
वस्तु के भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। भार जो होता है ना, प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। ये नहीं कि सब जगह पर, सारे जगह यहाँ पर एक ही नहीं रहेगा, परंतु द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित रहता है। अगर यहाँ पर कोई वस्तु का भार है आपका 36 किलो, तो अगर चंद्रमा पर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका भार कितना हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा, है कि नहीं। तो भार प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है आपका, अपरिवर्तित रहता है। ध्यान से सुन रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए एकदम। आई 14 नंबर है ना, 14 नंबर क्वेश्चन पर आए। यदि एक वस्तु का ताप कितना है, 140 फ़ारेनहाइट। यदि एक वस्तु का ताप क्या है, 140 फ़ारेनहाइट है, तब एक वस्तु का ताप क्या है, 140 फ़ारेनहाइट है। एक वस्तु का ताप कितना है, 140 फ़ारेनहाइट है, तब इसका ताप डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, C/5 F-32/9, ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। या फिर सबका रेंज याद कर लीजिए। जो डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है, 0 से आपका कितना होता है, 0 से 100 के बीच में होता है। फ़ारेनहाइट 32 से 212 होता है। केल्विन कितना होता है, 273 से 373 होता है ना। केल्विन कितना होता है, 273 से 373 होता है। रूमर्स कितना होता है, रोमर्स आपका 0 से 80 होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। तो आपको किस में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, तो C/5 है ना। C/5 नहीं कर सकते हैं तो C/100 कर लीजिए, है ना। F-32 में क्या करना है आपको, 180, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा तो C/5 बराबर F-32/9। तो C/5 हमको निकालना है 140। F का मान कितना दिया गया है, 140 माइनस 32/9, तो C का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। C का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। अगर यही बोल देता केल्विन में, तो K माइनस क्या करते हैं हम लोग, K माइनस 273/5, K माइनस 273/5 करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तापमान वस्तु की ऊष्मा या ठंडकपन को बताता है। तो टेम्परेचर से क्या पता चलता है, कोई वस्तु गर्म है कि ठंडा है, किससे पता चलता है, तापमान से ही पता चलता है। विभिन्न पैमाने का तापमान, चलिए देखते हैं। पानी का जो बर्फ है ना, पानी जो बर्फ बन जाएगा, कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। केल्विन 273, केल्विन आपका 273 है ना। अगर पानी बर्फ बन जाएगा कितना फ़ारेनहाइट पर, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितना फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितना सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना केल्विन पर, 273 केल्विन पर। एकदम याद रखना चाहिए एकदम। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है, 27 डिग्री। कमरे का जो सामान्य ताप होता है 27 डिग्री। या फिर एसी को, जो ठंडा में लोग एसी चलाता है, कितना पर चलाता है, 25 डिग्री। गर्मी ठंडो वाला एसी होता है, गर्मी वाला आता है कि नहीं। तो ठंडा में एसी कितना चलता है, 25 पर चलता है। 25, 25, 26, 25 पर, 25 सही से नॉर्मल रहता है। और ठंडा में, गर्मी में एसी जो चला देते हैं हम लोग, हमारे पास एसी नहीं है, तो गर्मी में कहीं ऑफिस में एसी उसी चलते रहता है, तो देखना लोग कितना 17-16 पर सेट कर देता है, 20-20 पर सेट कर देता है। ऐसे 25 नॉर्मल रहता है, 25 पर ऐसे चलाना चाहिए। लेकिन लोग 16 पर सेट करके एकदम पूरा एकदम हनहनाते रहता है। बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 40। बाहर का टेम्परेचर 40, अंदर का टेम्परेचर 16। आदमी बाहर निकलेगा तो तुरंत हनहना जाएगा, है कि नहीं। तो कमरे का जो सामान्य तापमान कितना होता है आपका, 27 डिग्री रहता है। कमरे का जो सामान्य तापमान कितना होता है आपका, 27 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट पर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 80.6।
कितना हो जाएगा 80.6 हो जाएगा। कमरे के तापमान कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 80.6। ऐसे निकाल सकते हैं फार्मूला से आप। और केल्विन में क्या हो जाता है आपका 300। केल्विन में कितना आ जाएगा 300 है ना। 273 में 27 जोड़ दीजिए आ जाएगा 300। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, इससे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अपना बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वही आपका फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 98.6 हो जाएगा है ना। और केल्विन में कितना होता है 310। केल्विन में कितना आ जाएगा 310। जैसे कि किसी को अगर बुखार लग जाएगा ना, बुखार लगेगा, अगर उसको थर्मामीटर से चेक किया जाए तो ऐसे नॉर्मल आपका 98.6 रहता है। गर्मी में तो 99 हो जाता है कि नहीं। लेकिन 99.5 हो गया, 99.5 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, तब कहेगा कि हाँ बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है कि नहीं। तो जैसे 99 से ऊपर होगा, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि हाँ बुखार है। ऐसे नॉर्मल रहता है 98.6 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ये। पानी का उबलना, पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और फ़ारेनहाइट में 212, फ़ारेनहाइट में कितना 212 पर उबलेगा है ना। जमेगा पानी कितना पर 32 पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या करेगा जम जाएगा। केल्विन, केल्विन की बात करते हैं तो 373 केल्विन पर पानी क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। बताइए पारा आपका कितना डिग्री सेल्सियस पर आपका जमता है -39 पर है ना। और एल्कोहल, जो थर्मामीटर होता है ना टेम्परेचर को मापने वाला, उसमें पारा का भी इस्तेमाल किया जाता है और एल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोहल का भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्कोहल आपका -115 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है जमता है, और पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर जाता है आपका जम जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पीएच पेपर, पीएच पेपर पर तरल नमूने पीएच पेपर है आपका, पीएच पेपर वही लिटमस होगा। तो पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, पीएच पेपर पर तरल नमूने की क्या डाली गई, एक बूंद डाली गई। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना है। बताइए, जो लिटमस जो पीएच पेपर होता है नीला होता है, और उस पर जो ही डाला गया ना तो क्या हो जाएगा आपका, पीएच पर बूंद डाली गई तो देखा गया कि पीएच पेपर का रंग क्या हो गया आपका नीला हो गया, नीला हो गया। यानी पीएच पेपर ये लाल वाला है, ठीक है ना। पीएच पेपर कौन वाला है आपका, लाल वाला है। तो पीएच पेपर का रंग क्या हो गया, नीला हो जाता है। तरल नमूना क्या है, आसुत जल, बिल्कुल नहीं। आसुत जल एकदम न्यूट्रल होता है। नींबू का रस एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर जो ब्लू लिटमस होगा उस पर नींबू का ही रस तो डाल के उसको लाल किया गया होगा, या फिर कोई एसिड डाल के। ऑप्शन सी में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल, एकदम बात सही। सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल डालकर क्या किया जा सकता है, जो लाल लिटमस पेपर है ना उसको क्या किया जा सकता है, उसको नीला किया जा सकता है। 15 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15 का ऑप्शन आपका सही, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम बाइकार NaHCO3, ठीक है। तो पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग जो नीला हो गया, नीला हो जाता है। तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पीएच मान होता है 8.27 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पीएच मान कितना होता है 8.27 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है 8.27 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण प्रबल क्षारक है ना NaOH, NaOH, NaOH है ना, NaOH से किया जाता है, ठीक है ना। और H2CO3 के संयोग से इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो प्रबल जो क्षारक होता है ना,
सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है? NaOH को H2CO3 के साथ क्या कराएंगे, है ना? जब आपका NaOH को H2CO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, NaHCO3 बनता है। NaHCO3 इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, है ना? NaHCO3 बनता है, नहीं धावन सोडा नहीं, इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, है ना? NaH सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका? खाने का सोडा होता है, ठीक है ना? NaOH H2SO4 NaH H2CO3 सॉरी NaH और H2CO3 का जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो क्या बनता है? NaHCO3 प्लस H2O बनता है। प्रबल क्षारक एवं निरवल अम्ल में प्रबल क्षारक एवं निरवल अम्ल से बना लवण क्षारीय लवण होता है। प्रबल क्षारक एवं निरवल अम्ल से बना लवण क्या होता है? क्षारीय लवण होता है, ठीक है ना? प्रबल क्षारक है और निर्बल अम्ल है, तो क्या आ जाएगा आपका? क्षारक नेचर का बनेगा। अगर यही हो जाता स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो जाता तो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर का बनता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, है ना? NaHCO3 है ना? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 एवं टार्टिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। टार्टिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। टार्टिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। टार्टिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न अणुओं में से किसमें सहसंयोजक बंध होता है? सहसंयोजक बंध किसमें है बताइए? सहसंयोजक बंध किसमें है ना? यानी बॉन्ड बनाकर कौन रखा है? पहला है MgCl2, दूसरा है NaCl, तीसरा है C6H6 और CaO, है ना? तो सहसंयोजक बंध कौन बनाता है? आपका बेंजीन। 16 का क्या हो जाएगा आपका? सी संयोजक।